अच्छा, मेरी स्क्रीन देखना विजिबल है आपको? आ रही है? अब देखिएगा। ठीक है, माइक तो ऑफ है आपका। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो डिस्कशन हमने टॉपिक वाइज किया है वो तो अलग है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि सर्वर 2019 एक्टिव डायरेक्टरी, उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, आपने रिमोट डेस्कटॉप किया, फायरवॉल किया। ठीक है, और हाइपर भी आपने किया, लैब आपको याद होगा। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि लैब रिलेटेड हो। इसके अलावा जो आपके पास वीडियोस हैं उनमें लैब स्टेप्स हैं, तो कई बार डेफिनेशन तो पूछी जाती हैं, साथ में ये भी पूछा जाता है कि भाई आप हाइपर भी कैसे इंस्टॉल करोगे, क्या करोगे। तो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन आती है पहली बात तो, कुछ पोर्ट नंबर आपसे पूछ लिया, या ये लैब स्टेप पूछ लिए कि भाई इस लैब को आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विंडोज सर्वर 2019 क्या है? क्लाउड रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है विद अज्योर। तो अज्योर आप जानते ही हैं कि क्लाउड सर्विस है प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, लाइक AWS और गूगल क्लाउड, और बहुत सारे क्लाउड्स हैं। तो सर्वर 2019 हाइबर जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लाउड रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हाइब्रिड क्लाउड को सपोर्ट करता है। तो एक पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं कि पर्पज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी? तो कुछ समय मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक तरह की डायरेक्टरी सर्विस है दैट इज आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज on your computer network, and this information that is making available to users, your employees, your clients, services। और एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम कंट्रोल कर लेते हैं किसको? रिसोर्सेज का कंट्रोल। लेट्स से कि एक शेयर होल्डर को कितना एक्सेस देना है यूजर्स को, वो उस पर रीड कर पाएँ, राइट कर पाएँ या मॉडिफाई कर पाएँ। दूसरा, कोई प्रिंटर है, उस पर हम एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोल एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिसवॉल फोल्डर क्या होता है? क्वेश्चन है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। और ये साथ साथ वेरीफाई भी करते रहते हैं। तो एक DC हमने ऑन कर लिया है। जैसे सिसवॉल फोल्डर की बात हो रही है,
तो सी कॉलन के अंदर आप देखेंगे कि विंडोज़ फोल्डर है, ठीक है। और एस प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो पाथ नोट कर लीजिए पहले तो, सी कॉलन, इस पाथ को मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसी फाइल में। तो पाथ क्या देखा हमने, ये है पाथ, सी कॉलन विंडोज सिसवॉल फोल्डर। तो पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कहता है कि डोमेन कंट्रोल के अंदर ही रिप्लिकेट होता है, पब्लिक फाइल्स, ग्रुप पॉलिसीज। तो जो इन्फॉर्मेशन डीसीज के बीच में रिप्लिकेट होनी है, वो इस फोल्डर के थ्रू रिप्लिकेट हो जाती है। और सिसवॉल फोल्डर कहाँ होना चाहिए, एन टी एफ एस वॉल्यूम में होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है वो तो एन टी एफ एस है ही, तो ये तो हमें पता ही है। तो डिफ़ॉल्ट एन टी एफ एस ही बनता है, और सिसवॉल फोल्डर जो है विंडोज़ फोल्डर के अंदर है। तो इसमें ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड पब्लिक फाइल्स होती हैं, ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स जो स्टोर होती हैं, और बिटवीन द डिसीज दैट इज रिप्लिकेटेड, उसके कंटेंट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटी एफ एंड फैट। तो एंटी एफ डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है, और फैट जो है ओल्ड फाइल सिस्टम है। डिस्कोटा नहीं सपोर्ट करता है फैट, एंटी सपोर्ट करता है कोटा को। तो डिस्कोटा क्या है कि अगर मान लिया हमारे पास सी ड्राइव है और उसमें हम कोई स्पेस लिमिट कर देते हैं, ठीक है। मान लिया हमने यूजर्स को दे दिया 10 GB का स्पेस, खाली तो 50 GB है, तो 10 GB से ज़्यादा का स्पेस यूजर्स उसमें भर नहीं पाएंगे। तो इस तरह का जो फीचर है वो किसके पास है, एंटीवर्स के पास, फैट के पास नहीं। तो पुराना फाइल सिस्टम है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसका इसमें जो फाइल आप सेव कर सकते हो उसमें लिमिटेड स्पेस है। मतलब एक फाइल आपने बनाई 4 GB की तो वो सेव हो जाएगी, 4 से कम की बनाई वो भी सेव हो जाएगी। अगर मान लिया कोई आप आईएसओ फाइल कॉपी करने लगो जो कि 4 GB से ज़्यादा की है, जैसे हमारी विंडो 10 की आईएसओ फाइल 5 से ऊपर की है, तो वो फैट में सेव ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट लिमिट इसने क्या कह दिया, 4 GB। जबकि जो एन टी एफ एस है वो 16 TB तक सपोर्ट करता है, तो फाइल साइज 16 TB भी हो सकता है। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट जो फाइल सिस्टम है वो एन टी एफ एस ही रखा गया है। इसके अलावा रीडिंग राइटिंग स्लो एंड फास्ट का भी डिफरेंस है। एन टी एफ एस में आप तेज़ी से फाइल को रीड राइट कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। तो जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि सेंट्रलाइज डोमेन एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। जो हमारे सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं उन पे पॉलिसी बनाते हैं, उनसे कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को। तो यही मेन काम एक्टिव डायरेक्टरी का है, और इजी मैनेजमेंट हो जाता है। तो डोमेन एनवायरनमेंट बना ही किसके लिए है, मीडियम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का फाइल नेम क्या है, तो फाइल नेम है nts.dit। और ये फाइल किस पाथ पे होती है, पाथ भी लिख लेते हैं यहाँ पे।
तो सी कॉलर विंडोज़ एनटीडीएस। तो अभी मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ इस फाइल को। ठीक है, तो डीसी में चलते हैं और एक्टिविटी डाटाबेस फाइल अगर कोई पूछ ले तो आइए, सबसे पहले दिस पीसी सी ड्राइव, विंडोज़, और विंडोज़ में एन प्रेस कर दीजिए, एक फोल्डर आ जाएगा एनटीडीएस के नाम से, उसको डबल क्लिक करेंगे और ये है वो फाइल NTDS.dit। NTDS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस, और DIT का मतलब होता है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। तो इस फाइल के अंदर पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, डोमेन पार्टीशन। और जैसे ही आपको यूजर बनाते हो, मान लिया आपने कि OU में यूजर बना दिया, OU बना दिया, ग्रुप बना दिया कुछ, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो डोमेन पार्टीशन में से होते हैं। अब इस फाइल को डबल क्लिक नहीं करा जा सकता, ये तो डाटाबेस है, ये कोई टेक्स्ट फाइल तो है नहीं कि भाई ओपन नहीं हो, ओपन करके हम देख लें कि भाई कौन कौन से पार्टीशन, तो संभव नहीं है। बस समझना पड़ेगा ऐसे ही है। ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर कुछ पार्टीशन है। तो कौन कौन से होते हैं? स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और डोमेन पार्टीशन। और एक पार्टीशन और बनाया जा सकता है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन पार्टीशन, जिसमें एक्सचेंज सर्वर लाइक जो ईमेल सर्वर है उनका डाटा भी सेव हो सकता है। बट वो जो चौथा पार्टीशन है वो मैनुअली बनाया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो ये है वो फाइल, ये मेन डाटाबेस फाइल एक्टिव डायरेक्टरी। तो कई बार इसका पाथ पूछ लेते हैं, फाइल का नाम पूछ लेते हैं, कहाँ लोकेशन है, क्या नाम है। तो ये है मतलब लो बैक IP एड्रेस क्या है? 127.0.0.1। ठीक है, कई बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि आपको NIC की इंटरनल हेल्थ चेक करनी है, तो उसको पिंग करके हम देख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, पिंग स्पेस, और ये लो बैक IP डालेंगे, रिप्लाई आएगा, इट मीन्स द इंटरनल हेल्थ ऑफ योर NIC इज फाइन। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? कई सारी कंपनी में क्या होता है कि प्रॉक्सी सर्वर यूज होता है, करते हैं। हाँ, तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू, जैसे अगर मान लिया आपकी कंपनी में कोई लिनक्स का सर्वर है या और भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फालतू साइटों पर विजिट ना करें, जैसे कई कंपनी में फेसबुक अलाउ नहीं होता, कई कंपनी में जीमेल अलाउ नहीं होता है। तो इस तरह की और बहुत सारी साइट्स हो सकती है, क्रिकेट साइट होती हैं, गेम साइट्स हो सकती हैं। तो प्रॉक्सी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायरवॉल एंड एंटीवायरस। कई बार फायरवॉल के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप किस तरह से जो है फायरवॉल में किसी चीज़ को अलाउ करोगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में एक फायरवॉल होती है जिसे कहते हैं विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। ठीक है, और एक एंटीवायरस होता है जिसे कहते हैं विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस, दोनों का नाम एक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई सेटिंग्स आपको करनी है, ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, जैसे कि मान लिया ये मेरा DC है, अब मुझे कोई पोर्ट अलाउ या ब्लॉक करना है, तो फायरवॉल में आप जो है या किसी सर्विस को करना है तो दो तरीके से हो सकता है। firewall.cpl एक कमांड है, इसमें अगर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अलाउ कराना है या डिसअलाउ कराना है तो अलाउ एन ऐप में जाएंगे, और यहाँ ये जो वाला चेक है, अगर ये चेक आपने हटा दिया तो ये डिसअलाउ हो गया, और चेक लगा दिया तो ये अलाउ। और कौन कौन से प्रोफाइल पे अलाउ करना है, प्राइवेटली करना है, पब्लिक डोमेन पे करना है, या डोमेन एनवायरनमेंट में करना है, तो वो चेक आप यहाँ लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लिया हमें कोई रूल बनाना है, मान लिया ये एक टेलनेट सर्वर है और यूजर इस पर टेलनेट करते हैं, तो कर ही नहीं पाएंगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पोर्ट अलाउ नहीं है। डिफ़ॉल्ट इस तरह के जो पोर्ट होते हैं ना, अलाउ नहीं होते हैं। अब मान लिया आपको अलाउ करवाना है, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कमांड है wf.msc, और उसमें आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। तो इनबाउंड रूल पे जाएंगे और इनबाउंड रूल्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू रूल। अब देखो पोर्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो फ्यूचर में आपकी कोई 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 भी टीम आपको बोलती है कि आप एक काम करिए, ये पोर्ट अलाउ कर दीजिए, इस पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो पर्टिकुलर पोर्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रही सर्विसेज, इनमें से किसी सर्विस को अलाउ करना है। तो लेट्स से हमें पोर्ट को अलाउ करना है, हमें बोला गया कि टेलनेट का पोर्ट अलाउ कर दो, तो पोर्ट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल देंगे। अगर पोर्ट बहुत सारे हैं तो जैसे ये रेंज है, यहाँ से रेंज भी डाल सकते हैं। तो पोर्ट नंबर 23, क्योंकि टेलनेट का पोर्ट 23 है। नेक्स्ट करेंगे, अलाउ द कनेक्शन। अगर ब्लॉक करना है तो ब्लॉक द कनेक्शन भी है हमारे पास। तो नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल पे आपने अलाउ कर दिया इसको, और यहाँ पे एक नाम देंगे, अलाउ पोर्ट जो भी नंबर है 23, एक नाम दे दें पोर्ट के साथ में, ताकि याद रहे कि ये इसमें हमने क्या क्या किया था। और फिनिश कर, ये देखिए सबसे ऊपर। तो अगर ये टेलनेट सर्वर होता और कोई भी यूज़र इसको टेलनेट करता होता, तो वो कर सकता है। जब चाहे आप रूल को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ये डिसेबल होगा, जब चाहे आप इसको अनेबल कर, और अगर डिलीट ही करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल बनाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल होती है। और एंटीवायरस, एंटीवायरस की सेटिंग्स आप कहाँ से लेंगे? जैसे मान लिया स्कैन करना है आपको, पूरा कंप्यूटर स्कैन करना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई में सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी। इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है विंडोज सिक्योरिटी। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है आपको, ये फायरवॉल की सेटिंग है और ये वायरस है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। तो यही है विंडोज़ डिफेंडर, जिसमें आप क्विक स्कैन कर सकते हो। और अगर आपको पूरा स्कैन करना है पूरा कंप्यूटर, तो स्कैन ऑप्शन में जाके फुल स्कैन, चाहो तो आप अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन दिया है। बस यही है कि इंटरनेट होना चाहिए। तो अभी मेरी मशीन में यहाँ इंटरनेट नहीं है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी अपडेट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपकी मशीन में जहाँ भी आप काम कर रहे हो इंटरनेट रेडी होगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये था विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। तो सर्वर 2019 में पिछले सर्वर के मुकाबले इम्प्रूव्ड प्रोटेक्शन है विंडोज़ डिफेंडर की। ठीक है, तो ये है इनबिल्ट कंपोनेंट। 22 चल रहा है, हाँ, और 22 भी आ गया। वही इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, कुछ और नए फीचर डाल देते हैं। अब फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं।
तो बैकएंड सर्वर क्या कहता है ये? बैकएंड सर्वर वो होते हैं जो उन कंपोनेंट्स को प्रोसेस करते हैं जो इंटरनेट से एक्सपोज नहीं होते हैं, जिनका डायरेक्ट यूजर से और इंटरनेट से एक्सपोज नहीं होता है, वो बैकएंड सर्वर बोला जाता है। और फ्रंट एंड सर्वर कौन होता है? वो रिसोर्सेज जो इंटरनेट से एक्सपोज होते हैं और क्लाइंट जिनका यूज़ करता है। तो ये दो अलग अलग तरह टर्म है। अपीपा, लेट से कि आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनमें से एक एम्प्लॉय का इंटरनेट जो है नहीं चल रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि मान लिया केबल लूज़ होगी। केबल लूज़ होगी तो डीएससीपी से आईपी उसको शायद ना मिल पाए। ठीक है। तो अगर कोई मशीन डीएससीपी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, चाहे वो केबल लूज है, फाल्टी है, कुछ भी है, तो मशीन के एनआईसी को ऑटोमेटिकली एक आईपी प्रोवाइड हो जाता है जिसे कहते हैं अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग स्कीम। और किस रेंज में होता है? ये रेंज। और जैसे ही वो केबल आप ठीक करेंगे, ऑटोमेटिकली 3 मिनट में वो चेक करता रहता है कि डीएससीपी अवेलेबल है या नहीं, तो ऑटोमेटिक उसको आईपी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आईपी नहीं मिल पा रहा है डीएससीपी से कनेक्ट होने के बाद भी, तो दो कमांड यहाँ पे दी गई है। ये दो अलग अलग कमांड, आईपी कन्फिग स्लैश रिलीज और आईपी कन्फिग स्लैश। इससे क्या है कि आपका जो आईपी है वो दोबारा से रिन्यू हो जाए। विन सर्वर बहुत पहले, बहुत ही पुराना सर्वर है जो अब यूज़ नहीं होता। जो क्या काम करता था? मैपिंग करता था। जो आपके नेट बायोस नेम है, जो होस्ट नेम है, उनको आईपी में मैप करता था। तो ये अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि बहुत ही पुराना सर्वर है ये, तो अब इसका यूज़, बहुत पुराने जो आपके सर्वर वर्जन थे उनमें ये कभी यूज़ होता था, तो अब ये यूज़ नहीं होता। विंडोज़ रजिस्ट्री, ऑपरेटिंग सिस्टम की लो लेवल सेटिंग्स, हर एक सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग स्टोर करके रखती है विंडोज़ रजिस्ट्री। ठीक है। तो विंडोज़ रजिस्ट्री को बहुत ध्यान से हमें हैंडल करना चाहिए। अगर हमें बोला जाए कि पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप कोई की बना दीजिए, कोई वैल्यू क्रिएट कर लीजिए उसके, हाँ, तब हम करेंगे। तो उसके लिए कमांड क्या है? रेज एडिट। तो कमांड टू एडिट रजिस्ट्री, और ये है रेज एडिट। ठीक है जी। आइए चला के दिखाते हैं आपको। REGEDIT, ये है रजिस्ट्री। जैसे एच की लोकल मशीन में सॉफ्टवेयर सेक्शन आ रहा है, ये देखिए, जितने सॉफ्टवेयर होंगे यहाँ पे, जितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होंगी उन सब की सेटिंग्स यहाँ पे। तो ज़रूरत पड़ने पर ही, या आपकी कंपनी में कोई ऐसा ट्वीक है, कोई ऐसा चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे करना है या सर्वर पे करना है, तभी इसे मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, देखिए आपकी कंपनी में क्या एसेट्स हैं। राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, पीसीज जो लगे हैं, कौन कौन सा मॉडल है, क्या सीपीयू है, ये सब जो, प्रिंटर कौन कितने कहाँ हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप को नोट करने पड़ेंगी। ठीक है। जो मान लिया बहुत छोटी कंपनी है, तो वो क्या करेगी? वो एक्सेल में उसको मेंटेन कर सकती है अगर बहुत छोटी कंपनी है। बाकी सॉफ्टवेयर भी आते हैं उसको मेंटेन करने। ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट के अंदर
जो भी आपके आईटी एसेट्स हैं, ठीक है, उन सबको लिखा जाता है, उनका जो अकाउंट रखा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि एमबीआर क्या है। तो एमबीआर क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड दैट इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क, और बूट प्रोसेस में ये हेल्प करता है। ठीक है। जब एमबीआर को पढ़ा जाता है तो पार्टीशन टेबल को पढ़ा जाता है कि कौन सा पार्टीशन कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है, ठीक है, कौन सा पार्टीशन बूटेबल है। तो बूटिंग के लिए जो है एमबीआर कोड पढ़ना ज़रूरी है। अगर एमबीआर मान लिया डैमेज हो जाए फॉर एग्जांपल, तो बूट नहीं हो सकता विंडोज़, और जो है क्रैश कर जाएगा, यानी कि लोड ही नहीं हो पाएगा। अगला है बिट लॉकर। बिट लॉकर तो आप यूज़ करते होंगे। तो बिट लॉकर जो है पूरी ड्राइव को एनक्रिप्ट कर देता है एंटायर। तो पर्टिकुलर फाइल फोल्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी ड्राइव की बात कर रहे हैं। जैसे सी है आपके पास, ई है, और जिसमें आपको लगता है इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसको आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं। बस राइट क्लिक एंड टर्न ऑन बिट लॉकर, पासवर्ड डालेंगे, रिकवरी सी की सेव करेंगे। जो रिकवरी की होती है वो कितने बिट की होती है कि 48 डिजिट की होती है। तो दो तरीके से हम अनलॉक कर सकते हैं बिट लॉकर को। नंबर एक, जो आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, मान लिया कभी फ्यूचर में आप पासवर्ड भूल गए, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है रिकवरी की का। तो जब आप ये लगाते हो बिट लॉकर, तो उसमें रिकवरी की का ऑप्शन भी आता है। कई बार हार्ड डिस्क के बारे में भी कुछ क्वेश्चन करे देखे जाते हैं। तो सबसे पुरानी हार्ड डिस्क कौन सी होती थी? पाटा, पैरेलल एटी है। फिर उसको रिप्लेस किसने कर दिया? साटा ने, सीरियल एटी ने। और रिसेंटली जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो, जैसे हमारे इस पूरी लैब में जो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, वो एसएसडी लगी हुई है। ठीक है। तो इसीलिए कहीं हम बच्चों को इसीलिए फोर्स भी करते हैं कि आप यहाँ लैब करो आके। उसका रीज़न ये है कि मान लिया किसी के पास पर्सनल लैपटॉप है और नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसको साटा लगी हुई, तो उसकी परफॉर्मेंस और एसएसडी की परफॉर्मेंस में मैच ही नहीं हो पाएगी। घर पे लैब करने में बहुत लंबा समय लग जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एसएसडी लगी है, तो तेज़ी से लैब कर सकते हो आप। और एक और है एनवीएमई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी एक नया वो है टाइप। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिट्स की क्या सर्विस है, क्या मतलब होता है बिट्स की सर्विस का। पढ़ लीजिए, बिट्स क्या है। तो एक बार पहले दिखा देते हैं आपको उसकी सर्विस को, ये कहाँ होती है। तो सर्विस हम कहाँ देखेंगे? सर्विसेज डॉट एम एस सी। और इसमें एक सर्विस की हम बात कर रहे हैं, बी। बी प्रेस करेंगे तो ये आ गया, ये है सर्विस। और किसी भी सर्विस के बारे में अगर जानना समझना हो तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो ये है बिट्स, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। हाँ, बिल्कुल। जब भी विंडो अपडेट आता है तब ये सर्विस यूज़ होती है। तो अगर मान लिया विंडो अपडेट बीच में टूट गया, मान लिया 600 MB का अपडेट था, 300 MB हो गया, तो ये सर्विस 300 MB से ही स्टार्ट करेगी जब दोबारा नेट आएगा। तो जितनी भी आइडल बैंडविड्थ है आपके, जो एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन सब बैंडविड्थ को अपडेट करने के लिए, अपडेट को डाउनलोड करने के लिए ये यूज़ करती है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके जो आपको एक्शन लेना है, स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो वो सब कर सकते हैं। तो ये है बिट्स की सर्विस।
अगला है फॉरेस्ट और ट्री में क्या डिफरेंस होता है। कहता है कि ट्री जो है डोमेन्स का कलेक्शन है, और बहुत सारे ट्री मिलकर क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट का। आपको याद होगा कि एक सेशन में हमने आपको मॉनिटरिंग टूल दिए थे, परफॉर्मेंस मॉनिटर और ये रिसोर्स मॉनिटर, इसके अलावा डाटा कलेक्टर सेट का भी हमने एक वो आपको बताई थी, लैब बताई थी। इसके अलावा टास्क मैनेजर बताया था। इसके अलावा इवेंट व्यूअर बताया था। ठीक है। तो कहता है कि इवेंट व्यूअर को कैसे आप देखेंगे, तो एक कमांड भी दी थी आपको, इवेंट VWR, या इस पाथ को भी आप फॉलो करके यूज कर सकते हैं इवेंट व्यूअर। तो इवेंट व्यूअर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, लॉग रिकॉर्ड चेक करने के लिए, ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई बेसिक यूज़ क्या है डीएनएस का, यानी कि कोई यूआरएल आप टाइप करते हो तो बैकग्राउंड में क्या होता है। तो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था एक दिन जब डीएनएस लिया था। ठीक है, ये आपको आपको याद हो तो यूआरएल पे जैसे ही आप कोई ब्राउज़र के यूआरएल पे टाइप करते हैं कोई डोमेन, तो सबसे पहले क्वेरी किसको दी जाती है, डीएनएस को की जाती है। और डीएनएस का मेन काम क्या है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। अब जरूरी नहीं कि वही डीएनएस आपको आईपी दे रहा है, इंटरनेट डीएनएस का यूज़ करते हुए, बहुत सारे डीएनएस का यूज़ करते हुए आपको आईपी मिलता है आपके लोकल डीएनएस को, और वो आपके ब्राउज़र को आईपी प्रोवाइड करता है, तब जाके आप कनेक्ट कर पाते हो किसी वेब पेज से। डीएससीपी की लैब आपको याद होगी। तो डीएससीपी के अंदर हमने बहुत सारे टर्म्स आपके साथ डिस्कस करें उस लैब में। तो जैसे कि डीएससीपी क्या है, क्या काम करता है, स्कोप क्या है, सुपर स्कोप क्या है, लीज ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, रिजर्वेशन क्या है, और डोरा प्रोसेस क्या है। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो रिजर्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिकली डिफाइन कर सकते हैं किसी आईपी एड्रेस को। लीज टाइम क्या है, डीएससीपी क्लाइंट कितने समय तक वो आईपी यूज कर सकता है, ये लीज टाइम या लीज, या कहते हैं लीज ड्यूरेशन। स्कोप इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट आर असाइंड बाय द डीएससीपी सर्वर टू द क्लाइंट मशीन्स। तो ये सारे डेफिनेशन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, डोरा प्रोसेस और ये सब। कहता है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर डीएससीपी सर्वर को ऑथराइज करना होता है। अगर आप सर्वर पे राइट क्लिक करें तो वहाँ पे जब कभी लैब करोगे, दोबारा करोगे इस लैब को, तो डीएससीपी सर्वर पर अगर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑथराइज और अनऑथराइज का ऑप्शन आता है। तो ऑथराइज का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ऑथराइज का मतलब हम अलाउ कर रहे हैं डीएससीपी सर्वर को कि एक्टिव डायरेक्टरी में वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम चाहें तो उसको अनऑथराइज भी कर सकते हैं। कहाँ पे आएगा ये ऑप्शन, सर्वर पे राइट क्लिक करके डीएससीपी एमजीएमटी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, डॉट एमएससी में, और सर्वर पे राइट क्लिक करके ऑथोराइज अनऑथोराइज का ऑप्शन आ जाए। तो ऑथोराइज का मतलब वो काम करे डोमेन में, अनऑथोराइज मतलब वो काम ना करे। आपको याद है दो लैब हमने आपको कराई हैं, एक सिस्टम इमेज का बैकअप भी बताया था आपको, और एक फाइल फोल्डर का बैकअप हम कैसे लेते हैं, तो वो सब है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, 19। तो बैकअप एंड रिस्टोर टूल हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर आपको डीएससीपी का बैकअप लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। और डीएससीपी का बैकअप फाइल कहाँ सेव होती है, ये रहा, ये डायरेक्टरी है। डीएससीपी का अपना एक डाटाबेस होता है, और डाटाबेस कहाँ से होता है, C:\Windows System32 DSCP डायरेक्टरी, यहाँ से होता है।
तो कभी भी हम इस डाटाबेस का बैकअप ले सकते हैं डीएससी पे, यहाँ पे स्टेप भी लिखे हुए हैं, या रिस्टोर भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। हाँ, तो ये कर सकते हैं। डीएनएस, तो डीएनएस को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि एक नेम रेजोल्यूशन सर्विस है, ट्रांसलेट करती है डोमेन को आईपी में, आईपी को डोमेन में ट्रांसलेट करती है। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है आईपी एड्रेस कितने याद रखेगा, तो इसलिए डीएनएस की सर्विस जो है नेम रिजोल्व करती है। और इसमें दो जोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप। ये ऑलरेडी हम उसमें आपको डेफिनेशन में लिखवा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने जोन भी बनाए। याद याद करिए, एक लैब हमने आपको कराई थी जिसमें हमने सेकेंडरी डीएनएस सर्वर सेटअप करा था। तो प्राइमरी की तो जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि डीसी ही क्या होता है, डीएनएस सर्वर होता है। ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी है वो आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा, जैसे हमने सेटअप करा था। तो इसमें मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है उसके लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ता है, मेंबर सर्वर बनाना पड़ता है, उसके ऊपर रोल डाल के आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो प्राइमरी डीएनएस सर्वर, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर ऑलरेडी हम सेटअप कर चुके हैं। स्टब जोन क्या होते हैं, एक ये भी एक अलग तरह के जोन है जो आइडेंटिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर जोन को, जिसके लिए डीएनएस अथॉरिटेटिव होता है। पोर्ट नंबर कई बार पूछ लेते हैं, पोर्ट नंबर क्या है, 53 है यूडीपी। एनएस लुकअप कमांड भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग ऑफ डीएनएस कर सकते हैं। आपको याद होगा पहली बार जब हमने इसका इस्तेमाल करा, जब हम डीसी बनाते हैं उसके बाद डीएनएस की जो ट्रबल शूटिंग करते हैं। ठीक है, याद आया। डीएनएस की जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तब ये कमांड आपको दी जा चुकी है, एनएस लुकअप। और ये देख, तो एनएस लुकअप कमांड क्या है, एक डीएनएस ट्रबल शूटिंग टूल है। और ना सिर्फ एनएस लुकअप के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का, डोमेन का आईपी एड्रेस भी जान सकते हैं। कैसे, ये कमांड देखो यहाँ क्यों नहीं चल रही है, आरटीयू क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, यहाँ इंटरनेट नहीं है। तो इसी कमांड को हम कहाँ रन कर लेते हैं, मेन मशीन में रन कर लेते हैं। तो ये कमांड ध्यान रखें, तब वहीं चलाएं जहाँ इंटरनेट आ रहा हो, क्योंकि आप गूगल का यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट तो चाहिए चाहिए। तो ये है आपका, ये मेरा रिलायंस का राउटर है, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस नहीं है गूगल डोमेन का, आईपी एड्रेस ये है। हाँ, ये आईपी वर्जन 6 का आईपी है गूगल का, और ये 4 का। और ये जवाब किसने दिया आपको, मेरा राउटर ही क्या है, डीएनएस सर्वर। तो ये मेरे राउटर का वर्जन 6 का आईपी एड्रेस है। और रिलायंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रिलायंस का कनेक्शन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूडीपी पोर्ट नंबर डीएनएस का 53 है। एनएस लुकअप डीएनएस ट्रबल शूटिंग टूल है। एक और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पढ़ लीजिए, एलडैप। तो एलडैप क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का एक बेसिक प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या है, डेटाबेस से डेटा को फैच करना है, रिट्रीव करना है, या राइट करना है।
डेटा किस डेटाबेस की बात हो रही है? एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की बात हो रही है। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फैच करनी है, रिट्रीव करनी है, राइट करनी है, और ये काम, इसके अलावा एक काम और करता है, ये ऑथेंटिकेशन का काम भी करता है एल्डर प्रोडक्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो एक लाइन में अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट्स अ कोर प्रोटोकॉल ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक तरह का कोर प्रोटोकॉल एक्टिव डायरेक्टरी का जो फैच और राइट करने के लिए यूज होता है, एंड इट इज कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। चलिए ये चीज रिपीट होगी, दोबारा से देख लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, सर्विस क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है तो द यूजर, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, ग्रुप पॉलिसीज होती हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो है ये सारे फीचर्स होते हैं। अगली बात आई ग्रुप पॉलिसी की। व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी? तो जैसे कि आपको याद है कि एक लैब मैंने आपको कराई थी, जीपीओ मैंने लगाई थी जिसमें मैंने डिसेबल कर दिया था कंट्रोल पैनल और सीएमडी रन हाई ड्राइव्स। तो ग्रुप पॉलिसी एक पावरफुल टूल है एडमिनिस्ट्रेटर का, एंड द कलेक्शन ऑफ पॉलिसी सेटिंग्स दैट यू कैन अप्लाई टू द साइट डोमेन एंड ओयू। और इसके अंदर आप यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब डीसी पर बैठे रहिए और पॉलिसी लगाइए किसी ओयू पर। अब उस ओयू के कंप्यूटर कहाँ रखे हुए हैं इससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसका टेक केयर नहीं करना होता है। तो कितना आसान हो गया कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बिना अंदर जाए, उसकी मशीनों को बिना टच करे पॉलिसी बनाना, डीसी पर अप्लाई करना। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए कमांड याद है आपको? जीपी अपडेट। तो दो कमांड होती हैं। जीपी अपडेट से वो पॉलिसी रिफ्रेश हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं जो आप मॉडिफाई करते हो। और एक कमांड और है, जीपी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश फॉर्स। उससे क्या होता है, सारी पॉलिसीज रिलोड हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। तो ये है जीपीयू। नीचे क्या लिखा हुआ है? वेयर जीपीयूज आर अप्लाइड, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो तीन चीजें हमेशा याद रखें, साइड डोमेन एंड ओयो, इन पर पॉलिसीज अप्लाई हो जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी बचे हुए क्वेश्चन लंच के बाद कर ले। ठीक है, तो थोड़ी देर में लंच करके मैं वापस आता हूँ और बाकी क्वेश्चन को हम फिनिश कर लें। ठीक है, आप एक काम करना, डिस्कनेक्ट मत करना, क्योंकि आपने, हाँ डिस्कनेक्ट, हाँ डिस्कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। बस थोड़ी देर में आता हूँ।
चलिए वो स्टार्ट करें। ठीक है, लास्ट कौन सा डिस्कस किया था हमने? जी। ठीक है। ओके, तो लास्ट बार हमने फिनिश किया जीपीयू वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ गया है कि हाउ टू फिक्स द ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड एरर। तो ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड अगर कोई एरर एनकाउंटर आपको होती है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसने एक पाथ दिया हुआ है, सी कॉलन विंडोज सिस्टम 32 ग्रुप पॉलिसी मशीन। इस पाथ पर हम विजिट करेंगे एंड वहाँ पे कौन सी फाइल को सर्च करेंगे, रजिस्ट्री डॉट कॉल, और उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। उसके बाद एक कमांड रन करेंगे, एस एफ सी स्पेस फॉरवर्ड स्केल स्लैश स्कैन नाउ। तो एस एफ सी का मतलब होता है सिस्टम फाइल चेकर, उसको रन करेंगे। या फिर अगर उससे भी काम नहीं बन पाता आपका तो सिस्टम को रिस्टोर को ट्राई करेंगे। ठीक है, आइडिया है सिस्टम रिस्टोर कहाँ होता है? दिखा देते हैं आप। तो सिस्टम रिस्टोर जो है, एक कमांड आप रन करेंगे sysdm डॉट cpl, और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिस्टम प्रोटेक्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो फीचर है ये डिसेबल करके दिया है आपको। ठीक है, तो ये हमें अपने कंसेंट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अगर आपको बोला जाता है कि सिस्टम रिस्टोर ऑन कर दो इसमें, तो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है और टर्न ऑन का ऑप्शन आता है, एंड देन इसको टर्न ऑन कर दें। तो डिफ़ॉल्ट क्या है, ये डिसेबल रहता है। तो यहाँ से आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो सिस्टम रिस्टोर का मतलब है कि अगर मैंने आज एक रिस्टोर पॉइंट बना रखा है और आज से 7 दिन बाद मेरे सिस्टम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई और भी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं बैक डेट में सिस्टम को वापस ले जाके रिस्टोर कर सकता हूँ, ये मतलब। तो ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड जो एरर्स हैं उनको दूर करने के लिए आपको नंबर वन, जो लिखा गया पाथ है उस पर जाइए और रजिस्ट्री डॉट कॉल फाइल को डिलीट कर लीजिए। उसके बाद एस एफ स्कैन को रन कर लीजिए। एंड देन अगर इससे भी नहीं होता है तो लास्ट में एक और टूल आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये टूल तब ट्राई कर पाओगे जो आपने पहले से अनेबल कर रखा है। पता लगे एरर तो पहले आ गई है आपकी और आपने अनेबल ही नहीं कर रखा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वाला जो पाथ है इसमें मैं लिख देता हूँ, अनेबल प्रायर दिस फीचर, तब ये आपकी हेल्प करेगा कुछ, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए ये हो गया ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड एरर। ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड। कर्बरोज क्या होता है, पढ़ लीजिए एक बार। कहता है कि कर्बरोज एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, एंड इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ईडी। और कई बार इसका पोर्ट नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो पोर्ट नंबर इज 88। तो एक तरह का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है कर्बरोज।
जीपीयू में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, तो दो मेन सेटिंग्स होती हैं। सबसे ऊपर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आता है और नीचे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो इसमें आपने, जैसे आपको याद होगा, जब हमने डब्ल्यू सर्वर करा तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई करा था। जब हमने यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करा तब हमने यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज़ को जाके मॉडिफाई करा था। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सी पॉलिसी मॉडिफाई करनी है वो आप कर सकते हो। जीपीएमसी, तो जीएमसीएम का पूरा कमांड क्या है? एमएससी। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल से हम क्या कर सकते हैं? जीपीओ लगा सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जीपीओ को। ठीक है, तो ये सारे काम अक्रॉस द डोमेन एंड फॉरेस्ट हम कर सकते हैं। जीपीएमसी डॉट एम मतलब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो इसको दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो कमांड है, दूसरा सर्वर मैनेजर टूल्स एंड देन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो इसके थ्रू बैकअप लेना, एडिट करना, पॉलिसी को क्रिएट करना, रिस्टोर करना, तो ये सारे काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लाइंट एंड पर जो आपके क्लाइंट मशीन्स हैं, कितने समय में पॉलिसी जो है रिफ्रेश होती है अपने आप? एक तो तरीका हम करते ही हैं अपनी लैब में, डायरेक्ट जीपी अपडेट चला देते हैं तो तुरंत हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ वेट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप जीपी अपडेट नहीं चलाओगे तो कितना समय लग सकता है? 90 मिनट लग सकती है पॉलिसी को अपडेट होने में। ग्रुप पॉलिसी कहाँ स्टोर होती हैं? इस पाथ पर स्टोर होती है। क्या हम ग्रुप पॉलिसी का बैकअप ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी का कंटेनर आता है, याद है आपको कंटेनर? जीपीयू कंटेनर आता है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से बैकअप का ऑप्शन आता है। एक लैब आपको करवाई गई थी, आपको याद हो, डीएसआरएम मोड में कैसे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर कैसे करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमने कई सारी लैब करी हैं। डीएसआरएम मोड में जाना हमने आपको सिखाया, एक्टिव डायरेक्टरी की डाटाबेस को रिपेयर कैसे करेंगे वो सिखाया। ठीक है, तो डीएसआरएम मोड में कैसे जाते हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, और रिपेयर कैसे करेंगे उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या दिखाया आपको? एक्टिव डायरेक्टरी का डाटाबेस दिखाया, कहाँ पे? इस फोल्डर में, और फाइल का नाम क्या था? एंटिटीज। 46 क्वेश्चन आपको कहता है कि कैसे आप डीसी प्रमोट करोगे। तो ये तो लैब का पार्ट है, ऑलरेडी आपको पता ही है। एक रोल इंस्टॉल करेंगे, रोल डालेंगे, उसके बाद जो है डीसी प्रमोट करेंगे। तो ये सारा पार्ट क्या है? लैब रिलेटेड है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका। सिसोल फोल्डर हम कर चुके हैं, आपको ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट यहाँ पे सेव होती हैं, और वो क्या होती हैं? बिटवीन द डीसीज रिप्लिकेट हो जाता है। तीन तरह के ग्रुप होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल। तो अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक, जैसे यूजर का ऑप्शन होता है, कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, वैसे ही ग्रुप का ऑप्शन होता है। तो लोकल यूज़र, ग्लोबल यूज़र और ये यूनिवर्सल ग्रुप हम बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परमिशन, कैसे आपको परमिशन देनी है। तो कहता है कि लोकल ग्रुप क्या है? एक्सेस परमिशन असाइन करते हैं। ग्लोबल ग्रुप क्या करते हैं? किसी भी डोमेन और ट्रस्टेड डोमेन में परमिशन देते हैं। और यूनिवर्सल ग्रुप सभी ट्रस्टेड डोमेन में परमिशन देने के लिए बने होते हैं। तो तीन तरह के ग्रुप होते हैं। ग्रुप नेस्टिंग किसे बोलते हैं? एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप को ऐड कर देना। जैसे ग्रुप का मेंबर है, उसमें आपने दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया, तो उसे क्या कर देंगे? नेस्टिंग, ग्रुप नेस्टिंग बोलते हैं। व्हाट इज डीसी? तो डीसी क्या है, कई बार पूछा जा सकता है। एक बार पढ़ लीजिए।
जितने भी ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी रिक्वेस्ट है वो हैंडल करता है डीसी आपका। पॉलिसीज आप क्रिएट करते हो, डीएनएस सर्विस वहाँ पे चल रही होती है। और प्राइमरी डीसी के बाद आप एडिशनल एक और डीसी बनाते हो जिसको हमने कहा बैकअप डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ हो रही है एडीसी की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को तो आप डीसी बोलते हो, तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अगर अभी डीसी फेल हो जाए तो एडीसी उसका काम कर सकता है, ये भी हम बता चुके हैं। व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन का जो एक्सेस है, जैसे नीचे जो एग्जांपल दिया है इसने, ये तो डोमेन वो वाला डोमेन नहीं है। ये जो डोमेन नीचे लिखा हुआ है ये तो डोमेन यूआरएल है। हम डोमेन की बात कर रहे हैं जैसे team.com। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो डोमेन यूजर्स को, रिसोर्सेज को एक्सेस कराता है। सेट ऑफ कंप्यूटर्स उसके अंदर होते हैं। नेटवर्क रिसोर्सेज डिफाइन किए जाते हैं कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। पॉलिसीज लगाई जाती हैं डोमेन में। और एक बिग एनवायरनमेंट में डोमेन जो है एनवायरनमेंट होता है मीडियम टू लार्ज। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया आपको कि एक वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट होता है जो बहुत ही लो साइज कंपनी के लिए होता है। और डोमेन एनवायरनमेंट हाई और मीडियम साइज कंपनी एनवायरनमेंट के लिए होता है। फॉरेस्ट, मल्टीपल ट्रीज, मल्टीपल डोमेन का कलेक्शन। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, स्कीमा, कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कैटलॉग, सर्वर, सारी सर्विस जो है इसके अंदर आती है। तो फॉरेस्ट मतलब ऑल ट्रीज और ऑल डोमेन के कलेक्शन को क्या बोल सकते हैं? मतलब एंटायर द ट्रीज एंड डोमेन्स, इसको ये फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्री किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ मैनी एक्टिविटी डोमेन बिगिन विद ए सिंगल रूट। और उसके अंदर कई सारे फिर चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और सारे हो सकते हैं। एक आपको याद होगी कि लैब करी थी आपने, साइट एंड सर्विस। तो ये पूछा जा सकता है कि भी साइट क्या है और साइट आप कैसे बनाते हो। तो लैब में हमने, आपको याद होगा, साइट की डेफिनेशन आपको पहले दी जा चुकी है। उसके बाद आपको साइट बनाना सिखाया गया है जिसमें हमने दो साइट बनाई थी। एक में डीसी रखा था, एक में एडीसी रखा था। और रिप्लिकेशन शेड्यूल को वहाँ पे डिफाइन करा था। इसके अलावा हर साइट का अपना एक नेटवर्क एड्रेस होता है। जैसे मेरी कंपनी की लोकेशन नोएडा है, तो नोएडा में मेरा एक नेटवर्क चल रहा है। और दूसरी कंपनी की लोकेशन मेरी मान लिया ये है, मुंबई है, तो वहाँ पे मेरा नेटवर्क डिफरेंट है। तो सबनेट डिफाइन करनी पड़ती हैं, साइट बनाना पड़ता है आपको, सर्वर को मूव करना होता है। तो ये लैब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको बताया गया कि साइट अगर पूछ ले क्या होता है, कैसे बताओ और कैसे बनाते हैं, वो सब आपका लैब का पार्ट होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एआरएम प्रोसेस है, तो पढ़ लीजिए एक बार। तो पहली लाइन ये कहती है कि
ARM प्रोसेसर एक कम CPU की फैमिली है। तो कई तरह के CPU होता है ना, तो CPU फैमिली है ये। और जिसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं कि डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इवन लैपटॉप भी आ रहे हैं। लैपटॉप भी कुछ ऐसे आपके मॉडल मिल सकते हैं आपको जो ARM प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो ARM का बेनिफिट कहाँ लिखा हुआ है, नीचे बेनिफिट बताया गया है। ये बेनिफिट है: efficient multi-core processing, they have few transistors small in size, they are suitable fit for small size devices, less power consumption, reduce complexity in circuits, लो पावर, लेस पावर, और मतलब गर्म भी फिर कम होंगे, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। जितना वोल्टेज कम, उतनी पावर वाटेज कम, पावर वाटेज कम, गर्म कम होंगे, हीट कम होंगे, हीट कम होंगे तो उनकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ARM प्रोसेसर एक क्या है, प्रोसेसर की CPU की फैमिली है। अब इसमें तीन अलग अलग वर्ड है: सर्विस पैक क्या होते हैं, हॉटफिक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी पैच क्या होता है। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पहले सर्विस पैक आप पढ़ लीजिए। देखो सर्विस पैक क्या होता है समझ लेते हैं। विंडोज 7 तक, सर्वर 2003 विंडोज 7 तक सर्विस पैक निकलते थे। तो सर्विस पैक एक कलेक्शन होते थे किसके, अप अपडेट्स के, सिक्योरिटी पैचेस के, हॉट फिक्सेस के, नए अनाउंसमेंट के। तो एक बड़ा बंडल होता था जो हो सकता है कि 750 MB का हो, 1 GB का हो, उससे ऊपर का हो। तो जब हम उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते थे विंडोज 7 में या सर्वर 2008 में, तो प्रोडक्ट अपग्रेड हो जाता था, एनहांस हो जाता था। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विस पैक बंद कर दिए। तो अब कैसे अनाउंसमेंट होता है, अब कैसे सर्विस पैक आते हैं, अब नहीं आते हैं सर्विस। जो भी अपडेट विंडोज़ होती है वो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट के थ्रू ही होती है। ठीक है जी। अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि सर्विस पैक क्या होता है। ठीक है। तो सर्विस पैक कैसे डिलीवर होते थे, जैसे विंडोज 7 SP1, विंडोज 7 SP2, SP3। तो पुराने समय में ये होते थे, लेकिन फिर भी आज भी कभी कभी किसी किसी जगह पे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इंक्लूड किया गया। हॉट फिक्स क्या होता है, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन होगी या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें कहीं ना कहीं बग की जो गुंजाइश है हमेशा बनी रहती है। ठीक है जी। तो बग का मतलब क्या है, डिफेक्ट, किसी तरह का डिफेक्ट है। और अगर वो डिफेक्ट बना रहा तो या तो उस एप्लीकेशन के थ्रू OS को हैक कर लिया जाएगा। ठीक है, यूजर को के डाटा को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। तो OS सेफ नहीं, एप्लीकेशन सेफ नहीं जब तक हॉटफिक्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो बग को हटाने के लिए हॉटफिक्स होता है। हमें ये कैसा पता लगेगा कि हमारे सिस्टम में कितने हॉटफिक्स इंस्टॉल है, आइए दिखाते हैं आपको। इसके लिए आप मेन मशीन में जाएं और एक कमांड रन करें, सिस्टम इन्फो। इससे आपको पता लग जाएगा। ये देखो, 4 हॉटफिक्स इंस्टॉल्ड, के बी करके नॉलेज बेस करके ये शुरू हो रहे हैं। अगर मान लिया आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि हॉटफिक्स किस लिए हैं, तो आप गूगलिंग करके इनको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि इस हॉटफिक्स का क्या यूज़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व करेगा। और आने वाले समय में ये हॉटफिक्स बढ़ सकते हैं। जितने ज़्यादा बग पकड़े जाएंगे उनका हॉटफिक्स जो है इन्वेंट करके
जो है पब्लिश कर दिया जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बग को रिमूव करने के लिए हॉट फिक्स अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पैच। कहता है सिक्योरिटी पैच इज ए ग्रुप ऑफ हॉट फिक्सेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कई सारी बग्स को, एक से ज़्यादा एरर्स को रिमूव करने के लिए यूज हो सकता है। यानी कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हॉट फिक्सेस। ये आपको याद होगा, हमने एक लैब करी थी हाइपर वी। तो हाइपर वी का जो वर्चुअलाइजेशन है वो हम कर चुके हैं। और हाइपर वी के थ्रू हमने क्या किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी हमने। ठीक है, विंडो 10। तो कंपनी क्या करती है, सर्वर परचेज करती है, उसके अलावा उसे और कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर हाइपर वी मॉड्यूल है। उसे इंस्टॉल करिए और हमारा वर्चुअल मशीन बनाइए। ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है ये हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट। वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर। ठीक है जी, मान लिया आपको 10 वर्चुअल मशीनें चाहिए, तो अगर हम वर्चुअल मशीन ना लें तो हमें तो 10 अलग अलग हार्डवेयर परचेज करना पड़ जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम 2 या 3 स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर खरीद लें और उन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना लें। तो ये इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ हार्डवेयर हो जाएगा और हमें बहुत सारे फिजिकल सर्वर खरीदने नहीं पड़े। हाइपरवाइजर। देखो, हाइपरवाइजर क्या होता है, जो जैसे कि मान लें कि एग्जांपल देता हूँ, VMware के EXI सर्वर यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर। तो VMware का जो EXI सर्वर है वो क्या है, हाइपरवाइजर। जैसे हाइपर वी है, ऐसे ही VMware का अपना ESI सर्वर है। ऐसे ही लिनक्स में KVM है, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। तो हाइपरवाइजर क्या है, आपको एबिलिटी देता है कि आप हार्डवेयर के अंदर जो है हाइपरवाइजर इंस्टॉल करिए, उसके टॉप पर आप क्या कर दिए, वर्चुअल मशीन बना ली। तो ये चीज़, तो फिजिकल हार्डवेयर पर हाइपरवाइजर आपको इंस्टॉल होने के बाद आपको वर्चुअल मशीन बनाने की इजाज़त देता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि होस्ट मशीन क्या होती है, गेस्ट मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन क्या है। तो होस्ट मशीन जो मेन मशीन आप डालते हो हार्डवेयर पर वो होस्ट मशीन होगी। और उसके अंदर आप क्या बनाते हो, वर्चुअल मशीन का दूसरा ही नाम क्या है, गेस्ट ओएस। ठीक है, तो गेस्ट ओएस या फिर वर्चुअल मशीन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं नीचे इन्होंने, हाइपर वी का, ESXer का। ठीक है, तो ये सब क्या है, हाइपरवाइजर है। और टाइप 2 हाइपरवाइजर जैसे बोलते हैं VMware, जैसे आप VMware यूज़ करते हो यहाँ पे, तो वो क्या है, टाइप 2 हाइपरवाइजर। ठीक है जी। तो बाकी क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज पहले कवर कर लिए हैं, तो जो टॉपिक साथ में है इसके अलावा कोई ये और सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी है कुछ पेन ड्राइव रखो, पेन ड्राइव है आपके पास? नहीं। चलिए, इसी के साथ सेशन फिनिश करते हैं।